हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं सामाजिक व्यवस्था में वो प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी तरीके से वो लोकतंत्र है, जनता को ज्यादा शक्ति दी है, सरकार को कम शक्ति दी है। उसके अलावा वहाँ वो एक तटस्थ देश है, मतलब किसी के साथ युद्ध न तो करना चाहता है, नहीं युद्ध करेगा उसको जवाब देगा। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया, इसलिए उनको तटस्थ देश कहा जा सकता है। स्विट्जरलैंड की और भी बातें हमने पढ़ी कि प्रजातंत्र का घर और सबसे पुराना गणराज्य है। गणराज्य सबसे प्रजातंत्र का घर और सबसे पुराना गणराज्य इसलिए है कि वहां पे राजतंत्र नहीं था, शुरू से ही लोकतंत्र था, इसलिए सबसे पुराना माना जाता है। अब हम पढ़े स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास। तो पहला है 1291 का राज्य मंडल या स्थायी मैत्री संघ। इसमें वर्तमान स्विट्जरलैंड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1291 से या 1291 में 91 से समझा जा सकता है, जबकि उरी, स्वेज और अंडरवाल्डेर द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक राज्य मंडल की स्थापना की गई। इसके पूर्व वर्तमान स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में अलग अलग कैंटन थे और उनके बीच कोई समन्वयकारी या एकीकृत सत्ता नहीं थी। इसके पूर्व ये कैंटन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे, लेकिन 1291 में 3 कैंटनों ने हैब्सबर्ग शासक से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्य मंडल की स्थापना की। हैब्सबर्ग शासक द्वारा इन तीनों कैंटनों को पुनः अपने अधीन कर लेने का अध्ययन या प्रयत्न किया। तो कैंटन वहां के राज्य को कहा जाता है, कैंटन यानी राज्य, लेकिन ये कैंटन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहे। इसमें प्रोत्साहित होकर अन्य कैंटन भी राज्य मंडल की ओर प्रवृत्त हुए। 1353 तक इस राज्य मंडल में 8 कैंटन शामिल हो गए। 1648 तक इस राज्य मंडल में 13 कैंटन शामिल हो गए और भी वापस हो गए, जो सभी जर्मन भाषा भाषी थे। राज्य मंडल की प्रतिष्ठा में भी निरंतर वृद्धि हुई और 1648 में वेस्टफेलिया की संधि में एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो 1648 में ये मान्यता प्राप्त कर ली गई। दूसरा है राज्य मंडल की दुर्बलता। राज्य मंडल की दुर्बलता, यद्यपि ये राज्य मंडल बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा था, लेकिन राज्य मंडल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था। राज्य मंडल में अपनी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी। इसकी एकमात्र संस्था डाइट थी। संसद को डाइट कहा जाता है वहां पे, जिसके समय समय पर सम्मेलन अवश्य होते थे और उसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था, परंतु जो कैंटन बहुमत निर्णय से असहमत हो उन पर वे निर्णय लागू नहीं होते थे। प्रतिनिधि अपने कैंटनों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही
कार्य करते थे। न कोई संघीय व्यवस्था पीता थी और न ही कोई संघीय सेना और न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी और न ही कोई संघीय जन पदाधिकार वर्ग। इसके अतिरिक्त यानी वहां पे कोई नहीं था, राज्य मंडल की ये दुर्बलता थी, इसलिए ये सब व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणालियों को प्रचुर विभिन्नता थी। 6 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, 3 कैंटनों में सीमित मताधिकार के साथ प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र था यानी अप्रत्यक्ष द्वारा। शेष 4 कैंटनों में कुलीन तंत्र थे। धार्मिक मतभेदों के कारण 1712 में दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया, जिसने स्विट्जरलैंड राज्य मंडल को बड़ा दुर्बल कर दिया गया। इसलिए अनेक इतिहासकारों का तो यहाँ तक मत है कि इस समय स्विट्जरलैंड राज्य मंडल का नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। ब्रुक्स का कहना है कि इस समय स्विट्जरलैंड का केंद्रीय शासन राज्य मंडल के विधान के अंतर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था। तो इस तरीके से इनके राज्य मंडल की दुर्बलता साबित हुई, क्योंकि वहां पे किसी को भी सुविधा नहीं थी और न ही कोई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या कोई बनाया हुआ था। न नागरिकों को राष्ट्रीयता दी गई थी, न जनमतधारी वर्ग थे। तो इस तरीके से समस्या सामने आई और राज्य मंडल की दुर्बलता आगे आई। तीसरा है हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना। हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना इस परिस्थिति में 1998 से 1815 इस स्थिति में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर राज्य मंडल की निर्बलता को नितांत स्पष्ट कर दिया। विजय के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुनः राज्य मंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना की गई। इसे हेल्वेटिक गणराज्य कहते हैं, यानी वहां पे गणतंत्र की स्थापना की गई। यह नवीन गणतंत्र वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था और पेरिस में एक नवीन संविधान बनाकर इस पर लाद दिया गया था। इस नवीन संविधान और उसके अंतर्गत स्थापित की गई व्यवस्था के सबसे प्रमुख लक्षण एकात्मक केंद्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही थे। यह नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति के इतने अधिक विरुद्ध थी कि इसका विरोध होना नितांत स्वाभाविक था। शीघ्र ही लगभग समस्त स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था के विरुद्ध अशांति और विद्रोह फैल गया। स्विट्जरलैंड में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैंड के 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर इसे फ्रांसीसी परामर्शदाताओं की सहायता से स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य सौंपा गया। सन 1803 में नेपोलियन ने प्रसिद्ध एक्ट ऑफ मेडिएशन की घोषणा की, जिसमें हेल्वेटिक गणतंत्र का अंत कर नवीन संविधान को क्रियान्वित कर दिया। इस नवीन संविधान के आधार पर बहुत कुछ अंशों में राज्य मंडल की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया गया और कैंटनों को पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस प्रकार से बच्चों ये अल्टीमेट हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना हुई। आगे चौथा पॉइंट है वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। ये भी 1815 से लेकर 1848 तक। 1813 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप के संयुक्त राज्य में 1814 में स्विट्जरलैंड डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया गया।
इस नवीन व्यवस्था को पैक्ट ऑफ पेरिस कहा जाता है और 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया गया। वियना कांग्रेस ने जहां एक और स्विट्जरलैंड की आंतरिक व्यवस्था निर्धारित की, वहां राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की घोषणा कर दी गई। इसकी वैदेशिक स्थिति भी निर्धारित कर दी। वियना कांग्रेस का यह निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था कि वर्तमान समय तक मान्यता प्राप्त है। इसी कारण समय स्विट्जरलैंड राज्य संघ की सदस्य संख्या 22 हो गई और ये जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन 3 भाषाओं से संबंधित लोगों का बहुभाषा भाषी राज्य हो गया। पेरिस पैक्ट को इस दृष्टि से प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। इसने स्थानीय स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया और संघीय शक्ति को दुर्बल कर दिया। तो इस तरीके से वियना कांग्रेस में उन्होंने नवीन संविधान को स्थापित किया गया पैक्ट ऑफ पेरिस के जरिए। आगे का है संघर्ष और केंद्रवादी शक्तियों की विजय। 1815 में नवीन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद ही कैंटनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के 2 पक्ष थे। एक पक्ष सुधारवादी प्रोटेस्टेंट और दूसरा प्रक्रियावादी कैथोलिक कैंटोनों का सुधारवादी पक्ष, जिसे रेडिकल्स का नाम दिया गया। यह अधिक एकात्मक और केंद्रीकरण का समर्थक था, लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष, जिसे फेडरलिस्ट का नाम दिया गया है, कैंटोनों के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहता था। 1847 में यह संघर्ष अपने सर्वोच्च तक पहुंच गया, जबकि 7 कैथोलिक कैंटोनों ने राज्य मंडल से पृथक होकर अपने लिए अलग संघ सुंदरबंड की स्थापना का प्रयत्न किया। 19 दिन 10 से 29 नवंबर 1847 के इस गृह युद्ध में राज्य संघ की सेनाओं ने कैथोलिक कैंटोनों की सेना को पराजित कर और केंद्रवादी पक्ष की विजय हुई। यानी आपस में गृह युद्ध के जरिए दोनों में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या हुआ, बीच में संघर्ष हुआ और दोनों फिर बाद में आखिर में एक की विजय हुई, जो कैथोलिक की विजय हुई और उन्होंने उनको सेना को पराजित करके केंद्रवादी का पक्ष लिया कि केंद्र को शक्तियां ज्यादा मिलनी चाहिए। अब है छठा है सन 1874 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन। 1864 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन। इससे पहले हम 1874 से पहले ये देखेंगे 1848 का संविधान कैसे बना। सन 1848 का संविधान युद्ध की समाप्ति पर संघीय डाइट ने यह अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे वह बाहरी आक्रमणों का सामना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अतः उस दौरान शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए फरवरी 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गई। लगभग 50 दिन 11 फरवरी से 8 अप्रैल 1848 के परिश्रम से इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिस पर 5 अगस्त से 2 सितंबर तक विभिन्न कैंटोनों में लोक निर्णय लिया गया। लोक निर्णय में
जनता द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किए गए और 22 में से 15/1/2 कैंटोनों द्वारा 15.5 कैंटोनों द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर नया संविधान 12 सितंबर 1848 से लागू कर दिया गया। रैपार्ड के शब्दों में इस संविधान ने लगभग 5.5 सदी से चले आ रहे कैंटोनों के संघ को एक राज्य के रूप में परिणित कर दिया गया। यानी राज्य अलग अलग, कैंटन यानी राज्य अलग थे, फिर भी उनको शामिल कर दिया गया। अब छठा पॉइंट है सन 1874 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन। तो 1874 का संवैधानिक संशोधन में 1848 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संविधान के पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संविधान में 57 संशोधन किए जा चुके थे, लेकिन इसमें पूर्ण संशोधन 1874 में ही किया गया और इसी का सर्वाधिक महत्व है कि वर्तमान स्विट्जरलैंड शासन प्रणाली का मूल आधार 1848 में निर्मित और 1874 में संशोधित किया गया संविधान ही है। इस प्रकार सन 1874 के इस पूर्ण संशोधन के आधार पर 4 दिशाओं में परिवर्तन किए गए। पहला है शासन शक्ति के अधिकांश का केंद्रीकरण, यानी शासन की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। शासन को शक्ति दी जाएगी लेकिन सीमित मात्रा में, जनता को ज्यादा शक्ति दी जाएगी। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दिशा में प्रगति, यानी अब अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को नहीं चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुना जाएगा जनता द्वारा। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप तथा धार्मिक महत्व की शक्ति पर प्रहार तथा समाप्ति, यानी सामाजिक और आर्थिक अधिकार पर ज्यादा हस्तक्षेप लोगों पर सरकार नहीं करेगी और धार्मिक जो बातें हैं उसकी धार्मिक जो ये अपना रहे हैं, जो धर्म अपना रहे हैं, उनके ऊपर शक्ति का प्रहार सरकार नहीं करेगी। संविधान के इस पूर्ण संशोधन में 1848 के संविधान की 14 धाराएं बिल्कुल रद्द कर दी गई और 40 संशोधित हुई तो 21 नई धाराएं अपनाई गई। यह संशोधन अधिनियम 19 अप्रैल 1874 को जनता तथा राज्य के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह संशोधित संविधान 11 मई 1874 से प्रभावी हुआ और पूर्ण संशोधन का एक महत्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार की समझ सेना पर नागरिक सत्ता का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया। कहने का मतलब जनता के हाथ में पूरी शक्ति आ गई और पूरी तरीके से संविधान में संशोधन हो गया। अब सातवां है 1874 के उपरांत इनके बाद संवैधानिक विकास। 74 के बाद क्या विकास हुआ? 1874 से लेकर अब तक संविधान के अनेक संशोधन हो चुके हैं। संशोधन के परिणाम स्वरूप संघीय सरकार की शक्तियों का और केंद्रीकरण हुआ और इस संशोधन ने जीवन के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में शासन को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपे हैं। इसके साथ ही कानून निर्माण में लोक निर्णय को अपनाकर लोगों को कानून निर्माण में पहले से अधिक भूमिका और शक्ति प्रदान की गई। 1935 में एक आंदोलन के माध्यम से मांग की गई कि स्विट्जरलैंड के संविधान में पुनः पूर्ण संशोधन होना चाहिए। इस आंदोलन के समर्थक चाहते थे कि कैंटोनों की शक्तियों में वृद्धि की जाए और विधानमंडलों के चुनाव व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार हो और अंततः स्विट्जरलैंड में एक निगमनात्मक राज्य की स्थापना हो गई, किंतु ये मांग अस्वीकार कर दी गई और वर्तमान समय में
स्विट्जरलैंड में संविधान में पूर्ण संशोधन की कोई संभावना नहीं रही। तो इस प्रकार से 1874 के बाद संविधान में थोड़ा विकास हुआ। लास्ट है 1998 में निर्मित और 1999 में लागू किया गया संविधान। स्विट्जरलैंड की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर संशोधित संविधान के आधार पर किया गया। लेकिन इन 158 या लगभग 132 वर्षों में परिस्थितियां बहुत अधिक परिवर्तित हो गई थी। अतः लगभग 50 वर्षों से संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनः विचार की आवश्यकता समझी जा रही थी। 20वीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में इस बात को भी मान लिया गया कि 1848 में निर्मित संविधान के पुनः पूर्ण या आंशिक संशोधन से कार्य सिद्धि नहीं होगी तथा अब तो एक नया संविधान ही निर्मित करना होगा, जो 1997 के अंतिम दिनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। संवैधानिक सम्मेलन में कुछ महीनों तक व्यापक विचार विमर्श के आधार पर देश के लिए एक नया संविधान तैयार किया गया। संघीय शासन ने 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन संविधान को स्वीकार करने का अधिदेश जारी किया गया, यानी आदेश जारी किया गया है। 18 अप्रैल 1999 में स्विट्जरलैंड में ये नया संविधान लागू हुआ। आज स्विट्जरलैंड की समस्त शासन व्यवस्था 1998 में निर्मित और अप्रैल 1999 में लागू किए गए इस संविधान के आधार पर ही संचालित है। तो वर्तमान में जो निर्मित ये 98 और इसमें लागू किए गए वही संविधान वर्तमान में चल रहा है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड संविधान की विशेषताएं।